नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस में हम अपनी आजादी की कहानी को समझेंगे। ये हमारी आजादी की कहानी भी है और गुलामी की कहानी भी है। ये कहानी जानना हमें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगभग 7 लाख वीरों ने अपनी शहादत दी हमारी इस आजादी के लिए। उनका सपना क्या था, उन्होंने क्या सोचा था, कैसा भारत बनाने का सोचा था, वो अपने पूर्वजों के लिए क्या चाहते थे, ये भी हमें जानने की जरूरत है। हम कैसे गुलाम बने, क्यों गुलाम बने, अंग्रेजों ने हमें किस प्रकार गुलाम बनाया, कैसे युद्ध हुए, क्या था फूट डालो और राज करो की नीति, वो सभी हमें जानना चाहिए। क्योंकि कोई भी देश अगर अपने इतिहास से नहीं सीखेगा तो फिर से वो इतिहास में पहुंच जाएगा। हमें अपने इतिहास को समझना होगा। और अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी हमारे लिए अपनी जान देता है, भगत सिंह जो 23 वर्ष की आयु में, वो भी हमारे जैसे आराम से पढ़ते, आराम से अपना जीवन बिताते, लेकिन उन्होंने फांसी के फंदे को चुना भारत की आजादी के लिए। और उनके जैसे लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि केवल आजादी सत्ता का हस्तांतरण होगी। भगत सिंह कहते हैं कि मेरे लिए आजादी ये नहीं है कि सत्ता गोरे हाथों से काले हाथों में आ जाए। अभी अंग्रेज शासन कर रहे हैं, भारतीय नाम शासन कर रहे हैं, करने लगे, ये आजादी नहीं है। मेरे लिए आजादी वो है जब ऐसे व्यक्ति जो खेतों में अन्न बोते हैं वो खुद भूखे नहीं रहेंगे, वो व्यक्ति जो दूसरे के लिए कपड़े बनाते हैं वो खुद बिना कपड़े के नहीं रहेंगे, वो व्यक्ति जो दूसरे के लिए घर बनाते हैं वो खुद बेघर नहीं रहेंगे। मतलब आजादी का मतलब जो अंग्रेजी व्यवस्था है उसका परिवर्तन करना है। तो अंग्रेजी व्यवस्थाएं क्या थी, अंग्रेजों ने जो भी अपनी व्यवस्थाएं बनाई ना, उसे भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए बनाया। जैसे अभी जो अपनी न्याय संहिता आई, उससे पहले इसका नाम था इंडियन पीनल कोड। वो अंग्रेजों ने इसलिए बनाया क्योंकि 57 की क्रांति के बाद वो भारतीयों को दंड देना चाहते थे। उसका उद्देश्य यही था, भारतीय दंड संहिता, मतलब भारतीयों को दंड देने वाली संहिता। तो हम ऐसी चीजों को क्यों ढोते रहे, इसके लिए हमें अपनी आजादी की कहानी जानने की जरूरत है। अगर हम बहुत पुराने पीछे ना जाएं तो पहले आपको पता होगा भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया मतलब ऐसा नहीं था कि भारत में कोई सोने की चिड़िया होती थी। भारत उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। और उस समय जो भी मुद्रा की इकाई थी वो सोना था। उस समय ऐसा रुपए पैसा डॉलर नहीं था। तो भारत दुनिया का लगभग 1/3 निर्यात करता था। दुनिया में अगर 100 रुपए का निर्यात होता था तो 30 रुपए का निर्यात भारत से होता था। और जब भारत का सामान दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचता था तो बदले में हमको सोना मिलता था। और इसके कारण हम सोने की चिड़िया कहलाए। इतना समृद्ध देश भारत, इसीलिए जो भी विदेशी ताकतें थी, विदेशी शक्तियां थी, यूरोपीय शक्तियां थी, उनको लगा कि वो भारत पे कब्जा करें। जो कोलंबस अमेरिका को खोजने गया था वो भी आया भारत को खोजने ही था, लेकिन धोखे से वो अमेरिका पहुंच गया। वास्को डिगामा जो एक पुर्तगाली था, वो 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह में उतरता है। हमें यह पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। भारत ऐसा देश जो पिछले 2000 साल की गौरवमयी अपनी इतिहास रखता है। हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जो पहली नगरीय सभ्यता थी, उसके 2000 साल बाद या 2500 साल बाद एक आदमी वास्को डिगामा आके हमको खोजेगा। वास्को डिगामा भारत में आया एक लुटेरा था जिसने भारत में आने के एक रास्ते की खोज की। वो कोई भारत को खोजने नहीं आया था, वो भारत को लूटने आया था व्यापारिक रूप से। उस समय उन लोग को भारत से खूब मुनाफा मिलता था। ऐसा माना जाता है कि उसने 10 गुना प्रॉफिट कमाया। मतलब उसने अगर 100 रुपए का सामान भारत से खरीदा तो यूरोप में ले जाके उसको 1000 रुपए में बेचा, 1200 में बेचा। इससे यूरोपीय जो शक्तियां थी उनको लगा भारत में तो बहुत फायदा है, चलो भारत में चल के व्यापार करते हैं। और पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिस आए और लास्ट में फ्रेंच आए। ये सभी भारत में व्यापार करने लगे। व्यापार करते करते इनको ये लगा कि भारत वाले तो यार वैसे भी कमजोर हैं, छोटे छोटे राज्य हैं और सभी आपस में लड़ रहे हैं। इनको ये मंजूर नहीं कि इनके बीच का कोई राजा बन जाए। ये हमारा साथ दे सकते हैं, वो चाह लेंगे कि अंग्रेज राजा बन जाए, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भारतीय शासक बन जाए। वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। भारतीयों की स्थिति ये थी, आप वो कहानी सुने होंगे कि जब मेढकों को एक उसमें भर दिया जाता है ना, डिब्बे में, कोई मेढक ऊपर नहीं निकल पाता क्योंकि जो भी ऊपर चढ़ता है बाकी सब उसकी टांग खींचने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दूसरा आगे बढ़े। यही भारतीयों की स्थिति थी, वो दूसरे को आगे बढ़ा देंगे जो मेढक नहीं रहेगा, लेकिन अपने बीच से किसी को बढ़ने नहीं देंगे।
तो अंग्रेजों ने या बाकी शक्तियों ने इस चीज का फायदा उठाया। वो भारतीयों में बांटो और राज करो की नीति अपनाए कि दो राज्य हैं, दोनों को आपस में बांट दो, दोनों को आपस में लड़ा दो, एक के साथ अंग्रेज खड़े हो जाएंगे, जो जीता वो भी अंग्रेज का वो हो जाएगा कंट्रोल में, और जो हारा वो तो खत्म हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने ऐसे करके पूरे भारत पे कब्जा करने की कोशिश की। ये कब्जा करते करते अंग्रेजों ने ये किया कि एक महत्वपूर्ण लड़ाई होती है जिसको बोलते हैं प्लासी की लड़ाई। 1757 में अंग्रेजों को लगता है कि अब हम बंगाल को जीतते हैं। उन्हें यह लगा सीधा सीधा कि यार हम क्यों व्यापारी बन के ही रहे, अगर हम शासक बन गए तो फिर पूरा व्यापार हमारा हो जाएगा। अभी भारतीय हमसे कर वसूलते हैं, परेशान करते हैं, हम राजा बन के यहाँ भारत को लूटेंगे। और उन्होंने भारत में कब्जा करने का प्रयास किया। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव, भारत की तरफ से सिराजुद्दौला है। ऐसा माना जाता है कि सिराजुद्दौला के पास अंग्रेजों से लगभग 7-8 गुना ज्यादा सैनिक थे। फिर भी सिराजुद्दौला की हार होती है क्योंकि सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर और उसके बाकी साथी अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं लालच के कारण, और सिराजुद्दौला की सेना युद्ध ही नहीं करती। आपको भरोसा नहीं होगा कि दोनों सेनाएं प्लासी के मैदान में आती हैं और युद्ध ही नहीं होता और सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि सेना को कमांड ही नहीं दिया जाता कि तुम आक्रमण करो। यह है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास धोखों से भरा पड़ा है, गद्दारियों से भरा पड़ा है, और हमने अपने लोगों से गद्दारी करके अंग्रेजों को देश के अंदर घुसाया। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव जीतता है, सिराजुद्दौला को बंदी बना के ले जाया जाता है। किंवदंती है, लेकिन हो सकता है ऐसा हुआ हो कि ऐसा कहा जाता है कि जब सिराजुद्दौला को बंदी बना के ले जाया जा रहा था तो चारों तरफ भारतीयों की आदत है कि कुछ भी होता है तो आके खड़े हो जाते हैं, खुदाई होती है जेसीबी की वो देखने खड़े हो जाते हैं। तो वो सिराजुद्दौला जब बंदी बन के जाता है तो चारों तरफ खड़े होकर रोड में देखते हैं और ताली बजाते हैं, उनको मजा आता है। कोई अंग्रेज इतिहासकार लिखता है कि उस समय अगर एक एक भारतीय एक एक कंकड़ भी उठाया होता और अंग्रेजों को मारता तो हो सकता है भारत का इतिहास कुछ दूसरा होता, सिराजुद्दौला बच जाता या अंग्रेजों का गुलाम भारत नहीं होता। वो अंग्रेजों के गुलामी की शुरुआत थी। उसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत में अपना पैर पसारने लगते हैं। धीरे से अंग्रेज बंगाल जीतते हैं, फिर बंबई जीतते हैं, मद्रास जीतते हैं और पूरे भारत में कब्जा कर लेते हैं। अब भारतीयों को समझ में आता है कि यार अंग्रेज हमको, और अंग्रेज बोलते क्या है। सबसे मजेदार बात यह है कि अंग्रेज कभी ये नहीं बोलते कि हम तुमको तुमको गुलाम बनाने आए। अंग्रेज ये बोलते हैं कि हम तुमको सभ्य बनाने आए। मतलब गुलामी का तरीका देखो, लूट का तरीका देखो। अंग्रेज बोलते हैं कि तुम भारतीय असभ्य हो, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम सपेरे हो, तुम लुटेरे हो, हम तुमको सभ्य बनाने आए। वो भारत जो 2000 साल पहले से वेदों का रचयिता था, उसको ये जो अंग्रेज अभी अभी सीख के आए हैं वो हमको सभ्य बनाने आए। और वो ये बोलते थे कि भारतीयों के अंदर कोई बुद्धि नहीं है, वो आपस में लड़ते हैं, हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम्हारे जो ग्रंथ हैं वो बकवास हैं और हम तुमको सुधारेंगे। ये हमारा व्हाइट मैन बर्डन है, मतलब जो श्वेत व्यक्ति हैं उनका ये बर्डन है, उनके ऊपर ये बोझ है कि हम पूरी दुनिया को सभ्य बनाएं। तो अंग्रेज हमको सभ्य बनाने के नाम पे हमको लूटते हैं। धीरे धीरे भारतीयों को ये बात समझ में आती है, अलग अलग संगठन आते हैं। आप उनको धार्मिक नेता बोल सकते हो, लेकिन जैसे दयानंद सरस्वती है, आर्य समाज, ऐसे रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, ये सीधा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ते। लेकिन अभी की जो भारतीयों की चेतना है ना, अगर आप उस समय का देखेंगे तो भारतीय अभी चेतन अवस्था में नहीं है। उनको कोई मतलब ही नहीं कि उनके ऊपर शासन कौन कर रहा है, उनके साथ अंग्रेज क्या कर रहे हैं, वो अपने में मस्त है। तो ये जो दयानंद सरस्वती जैसे लोग हैं, ये भारतीयों को सिखाते हैं कि तुम असभ्य बर्बर नहीं हो भाई, तुम्हारी हजारों साल पुरानी गौरवमयी इतिहास है तुम्हारा, तुमने वेदों की रचना की, अपने वेदों की ओर लौटो, वेदों को समझो, उनकी ऋचाओं को जानो। विवेकानंद समझाते हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, मानव को सम्मान दो। आप अपने ही देश के इतने सारे लोगों को अछूत मानते हो, इतने सारे महिलाओं को कोई सम्मान नहीं देते, तो आप कैसे अंग्रेजों का मुकाबला करोगे। आप सती प्रथा कर रहे, विधवा पुनर्विवाह को इजाजत नहीं दे रहे। तो ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, ये भारत के अंदर एक जोश भरता है। उसके बाद एक संगठन की स्थापना होती है जो कांग्रेस था, अनेक छोटे छोटे संगठनों को मिला के, और ये
पहली बार कोशिश करते हैं कि राजनीतिक रूप से अंग्रेजों का विरोध किया जाए। भले ये नीति अनुनय विनय की थी, जिसको नरम दल बोलते हैं। नरम दल के नेताओं को यह लगता है कि अभी भारतीयों के अंदर ये क्षमता नहीं आई कि वो अंग्रेजों का विरोध कर सके, क्योंकि अंग्रेज तो आधुनिक है, अंग्रेजों के पास सेना है, फौज है, सब कुछ है, और भारतीय अभी उनसे लड़ नहीं सकते, भारतीय अभी उनके मुकाबले खड़े नहीं हो सकते। तो ये अपना अनुनय विनय की नीति अपनाते हैं। उसके बाद एक गरम दल आता है। गरम दल बोलता है कि हम अंग्रेजों से अपने जो अधिकार हैं, तिलक बोलते हैं कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी में तुलसीदास जैसे लेखकों की बात लोग पढ़ने लगते हैं कि पराधीन सपने हूं सुख नाही, मतलब पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। पत्र पत्रिकाओं का विकास होता है। अंग्रेज जो भारत को गुलाम बनाने के लिए जो व्यवस्था लेके आते हैं, वो व्यवस्था भारत में फैलने लगती है। अंग्रेज रेल लेके आते हैं कि भारत में व्यापार अच्छे से करें, अपनी सेनाएं पहुंचाएं, लेकिन अब पूरा भारत एक होने लगता है। उससे पहले भारत एक नहीं था, भारत अलग अलग रियासतों में, राज्यों में बटा था। आप अगर अभी भी गांव में सामान्य सुनेंगे ना, तो अगर छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति यूपी से आया है तो वो देश बोलता था अपने यूपी को, मतलब यूपी एक अलग देश था, छत्तीसगढ़ एक अलग देश था। ये स्थिति थी। भारत एक देश अब डेवलप होने लगता है, पूरे भारत में एक चेतना आने लगती है, सामान्य चेतना आने लगती है, और लोगों को यह लगता है कि अंग्रेज हमारे पहले दुश्मन है, पहले हमको अंग्रेजों को भगाना है। अंग्रेजों की अगर नीतियों की बात करें तो अंग्रेज भारत को हर प्रकार से गुलाम, वो केवल भारत को राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं बनाना चाहते, वो चाहते हैं कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो भारतीयों के मन में ये डालना चाहते हैं कि हम निकृष्ट हैं। वो पूरी जो व्यवस्था उनकी आती है, वो भारतीयों को ये समझाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अंग्रेज श्रेष्ठ हैं, तुम अंग्रेजों से कभी लड़ ही नहीं सकते। देखिए, एक होती है गुलामी, दूसरी होती है मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक होती है, और अंग्रेज भारत को मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। वो अपनी शिक्षा व्यवस्था लाते हैं। मैकाले जैसा व्यक्ति जो उनकी शिक्षा व्यवस्था लाता है, वो खुद लिखता है कि मैं पूरे भारत में घूमा, मेरे को यहाँ कोई गरीब व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो गरीब हो, अनपढ़ हो, और अगर हमको ऐसे देश पे शासन करना है ना, तो हमको इनको अपने से निकृष्ट बनाना पड़ेगा। अगर ये हमसे मानसिक रूप से ऊपर है, अंग्रेजों से भारतीय, तो आप कैसे उनको शासन करोगे? तो हमको इनको अपने से मानसिक रूप से नीचे लाना होगा। उसके लिए हमको इनकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ के रख देना होगा। इनकी ये जो गुरुकुल व्यवस्था है, बाकी व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो इतिहास था वो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का था। जब पूरे दुनिया में अंग्रेजों को ABCD नहीं आती थी, तब हम संस्कृत की ऋचाएं लिखते थे। हमारे यहाँ नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी। लेकिन मैकाले जैसे लोगों ने एक षड्यंत्र करके यह सिद्ध किया कि अंग्रेजी भाषा सर्वश्रेष्ठ है, अंग्रेजी लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो भारतीय ज्ञान है वो निकृष्ट है। वो यहां तक बोलते हैं कि पूरा भारतीय ज्ञान अंग्रेजों की एक किताब से भी कम है। और भारतीयों के मन में, जो मैकाले के पुत्र हैं, उनको यह लगने लगता है कि जो मैकाले बोल रहा है वो सही है। पूरी डिबेट अगर आप पढ़ेंगे, उनका उद्देश्य यह था कि भारतीयों को क्लर्क बनाना। देखिए, अंग्रेज तो भारत आ नहीं सकते थे, अंग्रेज तो ऑफिसर ही भारत आएंगे ना, यहाँ जो काम करने वाले हैं वो तो भारतीय ही रहेंगे, उसके लिए उनको अंग्रेजी जानना चाहिए। तो वो मैकाले क्या करता है कि भारतीयों को क्लर्क बनाने के लिए पढ़े लिखे क्लर्क जो अंग्रेजों का सामान खरीद सके। अंग्रेजों की अगली नीति आप ये देखिए कि अंग्रेज थे व्यापारी, मूल रूप से तो अंग्रेज व्यापारी ही थे। वो भारत में क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। व्यापार अच्छे से हो सके इसके लिए वो क्या करते थे? व्यापार जो उनका ट्रेड है वो अच्छे से हो सके इसके लिए उन्होंने राजनीतिक रूप से भारत को गुलाम बनाया। ये यहां से कच्चा माल लेके जाते थे, अपने उद्योगों में, अपने कारखानों में उसको बनाते थे और लाके भारत में बेचते थे। अब वही व्यक्ति उनका सामान खरीदेगा जो मानसिक रूप से अंग्रेज बन जाए। तो लोगों को मानसिक रूप से अंग्रेज बनाना चाहते थे और भारतीयों को मानसिक रूप से अपने से निकृष्ट बनाना चाहते थे। अगर मान लो यहाँ भारतीय है, भारतीय लोग हैं और अंग्रेज नीचे हैं हमसे, तब तो ये कभी शासन कर ही नहीं सकते ना। अगर आप ये माने कि हम अंग्रेजों से ऊपर हैं, तो अंग्रेज भारतीयों को अपने से नीचे लाना चाहते थे। भारतीयों को यह समझाया गया कि तुम्हारी संस्कृति में कुछ नहीं है, तुम्हारी संस्कृति में तो महिलाओं की इज्जत ही नहीं है, तुम्हारी संस्कृति में तो छुआछूत है, तुम्हारी संस्कृति में भेदभाव है, तुम्हारी संस्कृति खराब है, तुम्हारी संस्कृति को खत्म कर देना चाहिए। अगर तुमको कोई अपनाना है तो अंग्रेजों की संस्कृति अपनाओ, अंग्रेजियत अपनाओ, अंग्रेजी भाषा अपनाओ, हिंदी भाषा में कुछ नहीं है।
वो अभी भी ये प्रचलन चालू है। आप कोई भी बड़ा बड़ा एग्जाम देखेंगे ना, हिंदी भाषा की इज्जत अभी भी नहीं है, और वो चल रहा है मैकाले के समय से। इसलिए चल रहा है कि उनका तो अपना स्वार्थ था, उनसे इंग्लिश आती थी तो वो भारतीयों को क्लर्क बनाने के लिए वो काम करते थे। अब हमें वही चीज है, वो व्यवस्था, अगर आप इतिहास समझेंगे ना तो आप व्यवस्था को समझेंगे और उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे हमारी आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो, हमारे जो भी राजनीतिक पद हैं या जो भी हमारे अधिकारी हैं, अब जो कलेक्टर है उसका पद का सृजन इसलिए हुआ कि लोगों को लूट के वहां का रिवेन्यू कलेक्ट किया जाए। उनकी मानसिकता ये बनाई गई, वो पद ऐसा बनाया गया कि लोगों को लूट सके, उनके ऊपर कोई आंच ना आए। वो उनका अप्रोच आया कि तुम बहुत बड़े अधिकारी हो। लेकिन अगर अब मूल में आए, जो भारत का लोक कल्याणकारी राज्य है, वहां जो अधिकारी हैं वो जनता के सेवक हैं, वो जनता के पैसे से पलने वाले, जनता के पैसे से सैलरी लेने वाले लोग हैं, तो जनता के प्रति जिम्मेदार हुए ना। मतलब आपको यह समझना है कि जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है। अभी भी ये जो मैं चित्र बना रहा हूं, यहां अगर आप ऊपर अधिकारी, कर्मचारी, हम लोग भी उसमें आते हैं, आप ऊपर वो लिख देंगे और नीचे जनता लिख देंगे, तो जनता को क्या लग रहा है कि ये हमसे ऊपर है। जबकि सही चीज क्या है कि जनता सबसे ऊपर है, जनता के लिए सब कुछ है, इनके लिए जनता नहीं है, जनता के लिए वो है। हम अगर आपकी सेवा कर रहे हैं तो हम जनता के लिए कर रहे हैं, भारत की आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है ना, वो बदलने की जरूरत है। इसलिए जैसे अलग अलग कानून, उस समय राजद्रोह का कानून आया। राजद्रोह मतलब ब्रिटिश राज के खिलाफ द्रोह करना, उसकी जरूरत इसीलिए उसको हटाया गया क्योंकि उस राज के खिलाफ द्रोह करने की क्या जरूरत। भाई हम राज को क्यों माने, हमारा तो अपना राष्ट्र है ना भारत। तो आपको इतिहास के जो अलग अलग पहलू हैं उनको समझना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी गई, और इस तरीके से बर्बाद की गई कि मैकाले ने कहा कि जैसे खेत में अगर आपको नई फसल लगाना है ना, तो पहले आपको जो नागर होता है उससे उसको अच्छे से जुताई करना पड़ता है, पुरानी जितने भी सिस्टम है सब खत्म कर दो और उसके बाद नया बीज बो, वो उगेगा। तो ये उनकी पूरी चाल थी। उन्होंने ऐसा न्याय व्यवस्था लाई। अगर आप हमारी न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को दबाया जाए। उनका एक देश था बगल में आयरलैंड, उसको दबाने के लिए उन्होंने जो व्यवस्था लाई वो भारत में कॉपी पेस्ट कर दी। उन्होंने जो भी व्यवस्था लाई भारत में, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था में सीधा सीधा ये था कि अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। जो रेल भी बनाया उसमें भी अंग्रेजी जो उद्योगपति हैं उनका इन्वेस्टमेंट हुआ कि इनको इसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समाज को भी तोड़ा। अंग्रेज पृथक निर्वाचन लेके आए। पृथक निर्वाचन मतलब क्या होता है? पृथक निर्वाचन मतलब होता है कि जो हिंदू है उनको हिंदू ही वोट देगा, जो मुस्लिम है उनको मुस्लिम ही वोट देंगे। मतलब ये पृथक है। वो समाज को बांटना चाहते थे और उसके आधार पे भारत में राज्य करना चाहते थे, बांटो और राज करो की नीति लाना चाहते थे। इस नीति के खिलाफ भारत में आंदोलन हुआ, कांग्रेस की स्थापना होती है, नरम दल आता है, गरम दल आता है, क्रांतिकारी आते हैं। और आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो नरेटिव है ना कि क्रांतिकारी अलग थे, गांधी जी से इनके मतभेद थे, कांग्रेस अलग थी, ये सभी जैसे कैची होती है ना, ये कैची की दो धार थी। कैची आप अकेले काट सकते हो कोई चीज, एक तरफ क्रांतिकारी थे, एक तरफ राष्ट्रवादी आंदोलन करने वाले कांग्रेस के नेता थे, और सभी ने मिलकर भारत को आजादी दिलाई। क्रांतिकारियों का अगर आप विचार सुनेंगे, जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ेंगे, आप अशफाक उल्लाह खां को पढ़ेंगे, भगत सिंह को पढ़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद के विचार पढ़ेंगे, इनके संस्मरण पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि वो कैसे सोचते थे। जैसे धर्म के बारे में आप भगत सिंह की एक किताब पढ़ेंगे, मैं नास्तिक क्यों, तो आपको लगेगा यार वो क्यों नास्तिक थे। लेकिन अगर आप उस समय की समझेंगे ना, उस समय धर्म का यूज अंग्रेज करते थे, और भारतीय धर्म भीरू समाज, भारत को एक धर्म भीरू समाज माना जाता था। उस समय ऐसा यह था कि भारतीय ये मानते थे कि यार अंग्रेज इसलिए आए ना क्योंकि भगवान चाहते हैं। अंग्रेज कब जाएंगे? तो तब जाएंगे जब भगवान चाहेंगे। हो सकता है हमारे पाप ज्यादा हो गए होंगे इसलिए अंग्रेज आए हैं, हमको सता रहे हैं, क्योंकि हमारे पाप ज्यादा हैं इसलिए अंग्रेज हमको सता रहे हैं। और जब हमारे पाप खत्म हो जाएंगे तो अंग्रेज हमारे देश छोड़ के चल जाएंगे। ये भारतीयों का विचार था, ये उनका धर्म के बारे में दृष्टिकोण था। इसलिए धर्म को
धर्म का विरोध किया गया, धर्म को नहीं माना गया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई धर्म का विरोध कर रहा है, धर्म के खिलाफ जा रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि धर्म का वो प्रचलित रूप नहीं है। भारत में तो धर्म मतलब है धार्यते इति धर्म है, मतलब ऐसी चीज जिसे धारण किया जाए, धारण करने योग्य आचार, धारण करने योग्य विचार, धारण करने योग्य कर्म, वो धर्म कहलाता है। इनसे तो आप निरपेक्ष हो ही नहीं सकते। ये उस धर्म की का विरोध करते हैं जो ये मानता है कि धर्म आपको कायर बना रहा है, धर्म के कारण आप अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे, धर्म के कारण आप दबे हुए हो, आप चाहते हो कि हम गुलाम ही रहे। तो क्रांतिकारियों ने उस धर्म का विरोध किया। अगर आप गांधी जी की बात करेंगे, उस समय अगर आप अंग्रेजों की पूरी फिलोसॉफी अगर समझे होंगे तो अंग्रेज भारत में अपना सामान बेच के कमाते थे। गांधी जी ने कुछ नहीं किया। गांधी जी ने कहा कि यार आप अंग्रेजों का विरोध तो ऐसे कर नहीं सकते, उनके पास आधुनिक हथियार हैं, हम उससे तो उनसे लड़ नहीं सकते। भारत वालों की इतनी क्षमता भी नहीं कि वो उस लेवल तक उतने समय तक लड़ सके। गांधी जी ने कहा कि आप सीधा सीधा, आप क्योंकि उनका सहयोग कर रहे हैं इसीलिए अंग्रेज भारत में है, आप उनका सहयोग करना बंद कर दो, आप उनसे हथियार मत लो। आप, अंग्रेज हमसे लगान वसूल रहे हैं, लगान वसूलने वाले तो भारतीय हैं ना, हट जाओ। अंग्रेज हमारे ऊपर न्याय के माध्यम से वो कर रहे हैं, न्याय में वकील जज सब भारतीय है ना, हट जाओ, उनके पास मत जाओ। स्कूल के माध्यम से हमको गुलाम बना रहे हैं, उनके स्कूल में मत जाओ, उनके कॉलेज में मत जाओ। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमको कपड़ा बेच के, अपना सामान बेच के हमको परेशान कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, आप उनका कपड़ा मत खरीदो। तो ये सीधी सी बात थी। लेकिन अगर आप ऐसा कर दोगे, जैसे चीन है, अभी चीन आग दिखाता है हमको, अगर हम चीन का सामान खरीदना बंद कर देंगे, चीन एक दिन में घुटने पे आ जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि हम क्योंकि सहयोग कर रहे हैं इसलिए अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे से हैं, मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, हम करोड़ों की संख्या में हैं। मुट्ठी भर लोग करोड़ों लोगों के ऊपर तब तक शासन नहीं कर सकते जब तक करोड़ों लोग खुद ना चाहें। हम अगर चाहना बंद कर देंगे ना उनके शासन का, हम चाह रहे हैं इसलिए वो शासक हैं, हम जिस दिन चाहना बंद कर देंगे वो हट जाएंगे। तो गांधी जी ने इस सिद्धांत के आधार पर असहयोग आंदोलन चालू किया। उन्होंने कहा कि उनके कानून को हम क्यों मानेंगे, हम सविनय अवज्ञा करते हैं, हम उनके कानून को नहीं मानेंगे। तो ये गांधी जी का सिद्धांत था। और इसके लिए उन्होंने चरखे की बात की, खादी की बात की, कि अगर आप उनके कपड़े नहीं पहनोगे तो आपके जो भाई हैं जो चरखे से बना रहे हैं वो कपड़ा खरीदो, वो पहनो, तो आपका पैसा आपके पास ही रहेगा। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात वो करते हैं कि गांव आत्मनिर्भर होगा, गांव के पैसा गांव में ही रहेगा। अभी क्या हो रहा था, भारत इसलिए गुलाम बन रहा था कि ये भारत है, तो भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा था। ऐसा एक इतिहासकार लिखता है कि अंग्रेजी व्यवस्था उस स्पंज की भांति थी जो भारत के पैसे को सोख के इंग्लैंड में गिरा देती थी। तो भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा था, इसलिए भारत गरीब हो रहा था। आप पैसे को यहीं रोक लो, आपको बंदूक लगा के तो कोई नहीं बोल सकता कि तुम खरीदो ये सामान। तो गांधी जी ने कहा कि उनसे असहयोग कर दो, उनका सामान खरीदना बंद कर दो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए गांधी, और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा मत करो कि जाके बिल्कुल बंदूक उठाओ और आंदोलन कर दो, वो नहीं हो सकता। आप क्या करो, आपसे जो हो सकता है, उन्होंने महिलाओं को कहा तुम शराब से परेशान हो ना, जाके पिकेटिंग करो, शराब दुकान के सामने बैठ जाओ। लोगों को कहा ज्यादा मत करो, जो अंग्रेजी कपड़े हैं ना उनको जला दो। तो ऐसे कर करके उन्होंने जो जिससे जो हो सकता था, आराम से अपने घर में बैठ के उपवास करो, शाम को चल के नारा लगाओ। तो बंदूक उठाने को नहीं बोले, क्योंकि उनको पता था कि भारत की जो बहुसंख्यक जनता है वो कभी बंदूक नहीं उठा सकती, और बंदूक के बल पे आप अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। तो गांधी जी ने जो लोग कर सकते थे वो रास्ता दिखाया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को पता था कि पूरी जनता उनके पीछे नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने गांधी जी के पीछे चलने वाली भीड़ दी। अगर भगत सिंह शहादत नहीं देते, चंद्रशेखर आजाद शहादत नहीं करते, तो जनता के अंदर जागृति नहीं आती। इन्होंने जनता को जगाया कि तुम जागो, अंग्रेजों के खिलाफ आओ। अब जब जनता जागी तो फिर जनता, गांधी जी बोले कि अब तुम ये काम करो। तो ये जो दोनों धड़े थे ना, उग्रवादी या क्रांतिकारी और कांग्रेस का धड़ा या गांधी जी का धड़ा, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री थे, पूरक थे। दोनों एक दूसरे का पूरा सम्मान करते थे। ऐसा नहीं कि दोनों विरोधी थे, एक दूसरे के खिलाफ अड़ते थे। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया और भारत की आजादी को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए आज हम आजाद हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा,
आगे आप लोग अगर कमेंट में बोलेंगे तो हम लोग लंबी कहानी बात करेंगे, बोलते जाएंगे तो खत्म होना नहीं है। तो आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।